नमस्कार दोस्तों, ज्ञान प्रवाह 24x7 में आपका स्वागत है। आज से हम लोग आरओ का टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और इस टेस्ट सीरीज में आने वाले आरओ एग्जाम के लिए अत्यंत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं और आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और इस वीडियो के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, पीटर्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा कंपनी के कार्यों पर ब्रिटिश सरकार का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया। और दूसरा कथन है, इस एक्ट के तहत मद्रास बंबई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। मद्रास और बंबई के गवर्नर जनरल को जो रेगुलेटिंग एक्ट के 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन किया गया था, न कि पीटर्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत। तो इसका जो कथन तो है वो गलत हो जाएगा। और पीटर्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा जो कंपनी के कार्यों पर ब्रिटिश सरकार का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया और दो बोर्ड का गठन हुआ, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो है वो राजनीतिक मामले के लिए और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो व्यापारिक मामले के लिए गठित किया गया था पीटर्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा। तो इसमें कथन जो एक है वो सही है। तो इसका जो केवल एक सही है, तो इसमें जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम वायसराय था? 1858 के भारत शासन अधिनियम द्वारा कंपनी का शासन जो समाप्त कर दिया गया तथा भारत का शासन जो प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया। और लॉर्ड कैनिंग जो है वो कंपनी द्वारा नियुक्त भारत का अंतिम गवर्नर जनरल थे और प्रथम वायसराय थे, भारत के प्रथम वायसराय थे। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? मंत्री और मंत्रालय। लियाकत अली, लियाकत अली को जो वित्त मंत्रालय सौंपा गया था, वित्त मंत्रालय के मंत्री बनाया गया था। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही सुमेलित है। ओके। और जोगेंद्र नाथ मंडल, जोगेंद्र नाथ मंडल को जो है वो विधि विभाग दिया गया था, विधि मंत्री बनाया गया था, ना कि रेल मंत्री। इनको जो है विधि मंत्री बनाया गया था। विधि अंतरिम सरकार में विधि मंत्री जो है वो जोगेंद्र नाथ मंडल को बनाया गया था। रेल मंत्री जो अरुण आसफ अली को बनाया गया था। जगजीवन राव को जो श्रम मंत्रालय दिया गया था और बलदेव सिंह को जो रक्षा मंत्री बनाया गया था। तो इसमें पूछा गया कौन सा नहीं कर लो, कौन सा नहीं सुमेलित नहीं है, ये कर लो। तो इसमें जो ऑप्शन बी है वो सही सुमेलित नहीं है। ओके। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। इसमें इसमें जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। इसमें नहीं कर लीजिएगा, ये ऑप्शन क्वेश्चन जो है थोड़ा सा मिस्टेक है, मिसप्रिंटिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संवैधानिक संशोधनों में कौन सा 8वीं अनुसूची से संबंधित है? पहला कथन है 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 और दूसरा कथन है 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 और तीसरा कथन है 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 14 भाषाओं का वर्णन किया गया था। 21वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो सिंधी को और 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को और 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा जो बोडो, डोंगरी, संथाली भाषा को जो 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। अब वर्तमान में जो 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं का वर्णन है। तो ये तीनों जो संशोधन है वो 8वीं अनुसूची के संबंध में सही है। तो इसका जो इसमें जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में वर्णित निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया को आयरलैंड के संविधान से ग्रहित नहीं किया गया है? राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इनमें से कौन सा जो है वो आयरलैंड के संविधान से लिया नहीं गया है, कौन सा प्रावधान? भारतीय संविधान में सबसे अधिक प्रभाव जो है भारत शासन अधिनियम 1935 का है। इसके अलावा कई अन्य देशों से भी संविधान निर्माण में सहायता ली गई थी और संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन जो है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहित किया गया है, न कि आयरलैंड के संविधान से।
ये राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन जो है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, ना कि आयरलैंड के संविधान से। तो इसमें जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से एक और प्रावधान लिया गया है, वो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन जो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। तो इसमें जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा काल की निम्नलिखित बस्तियों में से कौन सी एक सतलज नदी के किनारे अवस्थित थी? हड़प्पा काल की रोपड़ जो है वो सतलज नदी के किनारे अवस्थित एक बस्ती थी। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। रोपड़ जो है वो सतलज नदी के किनारे स्थित है। सतलज नदी के किनारे रोपड़ है। हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित एक नगर था। हड़प्पा, रावी, ओके। और कालिंगबंगा जो है वो घग्गर नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे बसा शहर था। और ये लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे बसा शहर था, भोगवा, ओके। तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर नहीं था? सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार जो गंगा नदी के तट पर नहीं था। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार जो है उत्तर में झेलम नदी के पूर्वी तट से दक्षिण में यमुना नदी की सहायक नदी हिंडन तक माना जाता है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 324 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक निर्वाचन भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न नहीं कराया जाता? ऑप्शन ए पंचायत एवं नगर निगम निर्वाचन, ऑप्शन बी है संसद के सदस्यों का निर्वाचन, ऑप्शन सी है राज्य विधान मंडलों के सदस्यों का निर्वाचन, और ऑप्शन डी है राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 324 के अनुसार जो संसद, राज्य विधान मंडल और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन की जिम्मेदारी जो भारत के निर्वाचन आयोग की है। और राज्यों में होने वाले पंचायत व नगर निगम के चुनाव की जिम्मेदारी जो राज्य निर्वाचन आयोग की है, ना कि भारत के निर्वाचन आयोग की। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। पंचायत एवं नगर निगम निर्वाचन जो है वो अनुच्छेद 334 के तहत जो है भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा नहीं कराया जाता। तो इसमें जो ऑप्शन ए है वो सही जगह। पंचायत एवं नगर निगम का निर्वाचन जो उस राज्य का निर्वाचन आयोग कराता है। तो इसमें जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में है अनुच्छेद और सूची 2 में है विवरण। अनुच्छेद 371 झा यानी आई, एसओ आई, अनुच्छेद 371 आई, यह जो है वो गोवा राज्य के संबंध में विशेष उपबंध से संबंधित है। तो इसका जो ए है वो 1 से सुमेलित हो जाएगा। अनुच्छेद 371 जा का संबंध जो है अरुणाचल प्रदेश के संबंध में विशेष उपबंध से है। तो इसका बी का 2 से सुमेलित हो जाएगा। और अनुच्छेद 371 छा जो है वो मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध से है। तो इसका जो सी है वो 3 से सुमेलित हो जाएगा। और अनुच्छेद 371 घा का संबंध जो आंध्र प्रदेश के संबंध में विशेष उपबंध से है। तो इसका डी का 4 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 1 2 3 4 इधर राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। और दूसरा कथन है उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। और तीसरा कथन है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 माह की अवधि तक कार्य कर सकता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार जो है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। और भारत में उपराष्ट्रपति के पद संबंधित प्रावधान जो है वो अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। और उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो इसका जो कथन एक है वो सही हो जाएगा। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का प्रावधान जो अनुच्छेद 63 में किया गया, आर्टिकल 63 में, ओके। एक भारत का एक उपसभापति होगा, उपराष्ट्रपति सॉरी उपराष्ट्रपति होगा। और उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राष्ट्रपति जो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। तो इसका जो कथन 2 है वो भी सही है, ओके। और कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति जो अधिकतम 6 माह की अवधि तक कार्य कर सकता है। तो इसका जो कथन 3 है वो भी सही है। तो इसमें तीनों कथन जो उपराष्ट्रपति के संबंध में सही है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
पहला कथन है अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन है। और दूसरा कथन है अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर साबित कदाचार या सिद्ध असमर्थता के आधार पर ही महाभियोग चलाया जा सकता है। महाभियोग जो है एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन है। इसका जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, और अनुच्छेद 61 के तहत जो राष्ट्रपति पर संविधान के अतिक्रमण के आधार पर महाभियोग चलाया जा सकता है, ना कि साबित कदाचार के आधार पर। इसका जो कथन 2 है वो गलत हो जाएगा। यदि अनुच्छेद 61 के तहत जो राष्ट्रपति पर संविधान के अतिक्रमण के आधार पर जो उस पर महाभियोग चलाया जा सकता है, तो इसमें जो कथन 1 है वो सही है, जबकि कथन 2 जो है गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल एक सही है, तो ए बी द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन मौलिक कर्तव्यों के संबंध में सत्य नहीं है। ऑप्शन ए यह मूल संविधान का हिस्सा है, और ऑप्शन बी है यह संविधान के भाग 4 का में वर्णित है, और ऑप्शन सी है यह सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित है, और ऑप्शन डी है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। इसमें पूछा गया है कि कौन सा कथन जो मौलिक कर्तव्य के संबंध में सत्य नहीं है। मौलिक कर्तव्य जो मूल संविधान का हिस्सा नहीं है, बल्कि इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जो मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। इसको जो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से जो इसको संविधान में जोड़ा गया था। ओके, तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही नहीं है मौलिक कर्तव्य के संबंध में, तो जो इसमें ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। और मौलिक कर्तव्य जो संविधान के भाग 4 का में वर्णित है, और ये जो मौलिक कर्तव्य को सोवियत संघ यानी यूएसएसआर के संविधान से प्रेरित है, जो उस समय यूएसएसआर था, सोवियत संघ। ओके, और 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जो 11वें मौलिक कर्तव्य का वर्णन जोड़ा गया है, 11वें मौलिक कर्तव्य को जो जोड़ा गया है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा जारी किस रिट का उद्देश्य अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मुकदमों को तेजी से निपटाने हेतु उन्हें वरिष्ठ न्यायालयों में भेजने से है। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा जारी उत्प्रेषण रिट का उद्देश्य जो है वो अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मुकदमे को तेजी से निपटाने हेतु उसे वरिष्ठ न्यायालय में भेजने से है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत आर्टिकल 32 के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय को 5 प्रकार के रिट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। 5 प्रकार के रिट जारी करने की शक्ति जो है सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32 के तहत प्रदान की गई है, और वे रिट जो है वो बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रेक्षा, ये 5 प्रकार के रिट जो सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत जारी कर सकता है। तो इसमें जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा द्वारा अखिल भारतीय सेवा का सृजन किया जाता है। अनुच्छेद 312 के अनुसार जो अखिल भारतीय सेवा के सृजन का अधिकार जो केवल राज्यसभा को ही प्राप्त है। अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत से अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। ओके, अखिल भारतीय सेवा का सृजन का अधिकार जो केवल राज्यसभा को है, राज्यसभा को। ओके, और यह जो है वो अनुच्छेद 312 के अनुसार जो 2/3 बहुमत से अखिल भारतीय सेवा का सृजन करता है। तो इसमें जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए कुछ दशाओं में काम, शिक्षा एवं लोक सहायता का अधिकार, और ऑप्शन बी है 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बालकों हेतु शिक्षा का उपबंध, और ऑप्शन सी है लोक सहायता में सुधार का राज्य का कर्तव्य, और ऑप्शन डी है पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन्य जीवों की रक्षा। इसमें पूछा गया नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत जो कौन शामिल नहीं है। नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख जो संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य किया गया है। ओके, अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य जो है नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया संविधान में भाग 4 में।
भाग 4 में। ओके, भाग 4 में इसका वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 45 के तहत जो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा का उपबंध किया गया है नीति निर्देशक तत्व में। ओके, 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बालकों हेतु शिक्षा का उपबंध जो है वह संविधान के मौलिक अधिकार में शामिल है, ना कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। और ये सभी जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत शामिल है। ओके, तो इसमें जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, महान्यायवादी जो सरकार का पूर्णकालिक विधि परामर्शी होता है। और कारण आर में कहा जा रहा है कि इसका परिश्रमिक राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अनुच्छेद 76 वंश के अनुसार जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति जो महान न्यायवादी के पद की नियुक्ति करता है। जो भी व्यक्ति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखता है उसे राष्ट्रपति अनुच्छेद 76 वन के तहत, अनुच्छेद 76 वन के तहत जो है वो महान्यायवादी नियुक्त करता है। ओके, और महान न्यायवादी जो है राष्ट्रपति के प्रसादक प्रयत्न पद धारण करता है तथा उनका परिश्रमिक जो है राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होता है। तो इसका जो कारण है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, किंतु ना तो वह सरकार का पूर्णकालिक विधि परामर्शी होता है और ना ही सरकारी सेवक होता है। महान्यायवादी जो है वो ना तो सरकार का पूर्णकालिक विधि परामर्शी होता है और ना ही सरकारी सेवक होता है। तो इसका जो अभिकथन है वो गलत हो जाएगा, जबकि कारण जो है वो सही है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वीं अनुसूची में वर्णित कुल कितने विषयों पर पंचायतों को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई है? 11वीं अनुसूची में वर्णित कुल 29 विषयों पर जो पंचायतों को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। 11वीं अनुसूची को जो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जो भारतीय संविधान के अंतर्गत शामिल किया गया था। ओके, तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, यह वर्णित है। किसी एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। इसका वर्णन जो संविधान के अनुच्छेद 153 में वर्णित है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, और एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधित प्रावधान जो 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा किया गया था। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा जो यह प्रावधान किया गया था कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ओके, तो इसमें जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में बादिर ए मुमालिक था। सल्तनत काल में बादिर ए मुमालिक जो है गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था। इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, और इसके अंतर्गत जो अनेक वारिद होते थे, जो वारिद ए मुमालिक था उसके अंतर्गत अनेक वारिद होते थे और यह जो गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था। पत्राचार विभाग का प्रमुख को जो है वह दीवाने इंसा कहा जाता था। दीवाने इंसा, सॉरी, दीवान ए इंसा जो है वो पत्राचार विभाग को प्रमुख को कहा जाता था। और अश्वशाला के प्रमुख को अमीर ए आखुर कहा जाता था। आमिर ए आखुर, अमीर ए आखुर कहा जाता था। तो इसमें जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? पुस्तक, लेखक। शाहनामा, शाहनामा पुस्तक के लेखक जो फिरदौसी थे। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही सुमेलित है। ओके, और श्री कृष्ण विजय, श्री कृष्ण विजय नामक लेखक पुस्तक के लेखक जो थे वो मालाधर बसु थे। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो भी सही सुमेलित है। और ताकीक ए हिंद पुस्तक के लेखक जो है वो अलबरूनी थे। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो भी सही सुमेलित है। रेहला, रेहला नामक पुस्तक के लेखक जो थे वो इबन बतूता थे, ना कि उतबी।
तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। रेहला नामक पुस्तक के लेखक जो है वो इब्न बतूता थे। इब्न बतूता थे। ओके। और उतबी जो है, उतबी की पुस्तक का नाम जो है वो किताब उल यामनी है। तो इसमें जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रमुख स्थापत्यों में से किस एक का वर्णन शाहजहां द्वारा नहीं करवाया गया था? ताजमहल, लाल किला, आगरा फोर्ट, जामा मस्जिद जो दिल्ली में है। ताजमहल का निर्माण जो शाहजहां द्वारा 1600 1648 में कराया गया था। ओके। और लाल किला का निर्माण जो है शाहजहां द्वारा 1648 में, इसको भी 1648 में कराया गया था। और आगरा फोर्ट का निर्माण जो ने करवाया था। अकबर ने 1574 में आगरा फोर्ट का निर्माण। ओके। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। आगरा फोर्ट का निर्माण जो शाहजहां द्वारा नहीं करवाया गया था। जामा मस्जिद का निर्माण जो है वो शाहजहां द्वारा 1668 में 1656 में, सॉरी 1656 में करवाया गया था। तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पर विचार करें। पहला कथन है सोशल सर्विसेज लीग, और दूसरा है स्वराज पार्टी, तीसरा है द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, और चौथा है नौजवान सभा। उपरोक्त संस्थानों की स्थापना का सही क्रम है। सोशल सर्विसेज लीग की स्थापना जो है वो 1911 में इसकी स्थापना हुई थी। सोशल सर्विसेज लीग की स्थापना जो है 1911 में हुई थी। और स्वराज पार्टी की स्थापना जो है वो 1923 में 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। और द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है वो 1905 में हुई थी, 1905 में। और नौजवान सभा की स्थापना जो है वर्ष 1926 में हुई थी, 1926 में। तो सबसे पहले द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई, फिर उसके बाद सोशल सर्विसेज लीग की स्थापना, फिर स्वराज पार्टी की स्थापना, और सबसे लास्ट में नौजवान सभा की स्थापना हुई थी। तो इसमें जो 3 1 2 4 तो इसमें जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु कांग्रेस द्वारा किसकी अध्यक्षता में तहकीकात कमेटी का गठन किया गया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु जो कांग्रेस द्वारा मदन मोहन मौलवी की अध्यक्षता में तहकीकात कमेटी का गठन किया गया था। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। और अंग्रेज सरकार द्वारा जो इस हत्याकांड की जांच के लिए हंटर की अध्यक्षता में, लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, जिसे हंटर आयोग के नाम से जाना जाता था। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, चार्ल्स मेटकॉफ को समाचार पत्रों का मुक्त दाता कहा जाता है। और कारण आर में कहा जा रहा है कि मेटकॉफ ने लिबरेशन ऑफ द इंडिया प्रेस एक्ट लागू करवाया था। नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। चार्ल्स मेटकॉफ को जो समाचार पत्रों का मुक्तदाता कहा जाता है, क्योंकि मेटकॉफ ने लिबरेशन ऑफ द इंडिया प्रेस एक्ट को लागू करवाया था। तो इसका जो अभिकथन है वो भी सही है, और कारण जो है वो भी सही है। और कारण जो कथन का अभिकथन का जो सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में पत्र पत्रिकाएं, और सूची 2 में लेखक या संपादक। ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक जो हैं वो जवाहरलाल नेहरू थे। तो इसका जो ए है वो 1 से सुमेलित हो जाएगा। हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर, हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर के लेखक जो थे वो लाला हरदयाल थे। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो 2 से सम्मिलित हो जाएगा। अ नेशन इन मेकिंग, अ नेशन इन मेकिंग पत्रिका के लेखक जो थे वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। तो इसका सी का 4 से सम्मिलित हो जाएगा। और हमदर्द पत्रिका के लेखक जो थे वो मोहम्मद अली थे। तो इसका डी का 3 से सम्मिलित हो जाएगा। तो इसमें 1 2 4 3, 1 2 4 3। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पवनार आंदोलन को लोकप्रिय रूप से जाना जाता है? पवनार आंदोलन को जो व्यक्तिगत सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। गांधी जी द्वारा जो 17 अक्टूबर 1940 को पवनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया था। पवनार आंदोलन को जो व्यक्तिगत सत्याग्रह के रूप में जाना जाता है और गांधी जी द्वारा जो 17 अक्टूबर 1940 को जो पवनार में एक व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया था, उसी के उपलक्ष्य में इसे पवनार आंदोलन के नाम से जाना जाता है। और गांधी जी द्वारा जो व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ था, उसके प्रथम सत्याग्रही जो थे वो विनोबा भावे थे और दूसरे सत्याग्रही जो जवाहरलाल नेहरू थे। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के पश्चात पेशवा के वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया गया। और दूसरा कथन है, पेशवा बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा थे। सत्य कथन या कथनों का चयन करें। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है वो 1817 से 1819 के मध्य अंग्रेजों और मराठों के मध्य हुआ था। ओके। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के पश्चात पेशवा के वंशानुगत पद को जो समाप्त कर दिया गया। तो इसका जो कथन एक है वो सही है। और पेशवा बाजीराव द्वितीय जो है वो अंतिम पेशवा थे। तो इसका जो कथन 2 है वो भी सही है। तो इसमें दोनों कथन जो सही है, तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य में आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री तथा तत्कालिक शासकों के युग्म में से कौन सा सही सुमेलित है? यात्री शासक निकोटो कोंटी जो देवराय प्रथम के शासनकाल में भारत आया था। इसका जो ऑप्शन ए है वो सही सुमेलित है। कथन एक जो है वो सही सुमेलित है। और नूनिज जो है वो अच्युत राय के शासनकाल में भारत आया था। तो इसका जो कथन 2 है वो भी सही सुमेलित है। और डोमिंगो पायस जो है वो कृष्ण देव राय के शासनकाल में भारत आया था। तो इसका जो कथन 3 है वो भी सही सुमेलित है। तो इसमें तीनों कथन जो विजयनगर साम्राज्य में आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री तथा तत्कालीन शासकों के युग में सही सुमेलित है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित है? लोयास पठार जो चीन में स्थित है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही है, ये सही सुमेलित है। और पोटावर पठार जो पाकिस्तान में स्थित है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो भी सही सुमेलित है। और शान पठार जो म्यांमार में स्थित है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो भी सही है। तो इसमें सभी कथन जो सही है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दे दिया? 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना घटित हुई और शंकर नायर ने इस घटना के विरोध में वायसराय की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दे दिया था। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके। और महात्मा गांधी ने जो है वो इस घटना के विरोध में कैसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी और जमनलाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी। गांधी जी ने जो है वह कैसर ए हिंद की उपाधि और जमनलाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि जो लौटा दी थी। तो इसमें जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीकी महाद्वीप के किस देश को तिल ताड़ यानी पाम ऑयल का देश कहा जाता है? अफ्रीकी महाद्वीप के नाइजीरिया को जो तिल ताड़ यानी पाम ऑयल का देश कहा जाता है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। नाइजीरिया की राजधानी जो है वो अबूजा है। नाइजीरिया के दक्षिण में गिनी की खाड़ी है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका महाद्वीप की निम्नलिखित 2 नदियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है, लिम्पोपो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। और दूसरा कथन है, कांगो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। अफ्रीकी महाद्वीप की लिम्पोपो नदी जो मकर रेखा को 2 बार काटती है, ना कि विषुवत रेखा को। ये जो है लिम्पोपो नदी जो है वो मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो इसका जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके। और जबकि कांगो नदी जो है विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, ना कि मकर रेखा को। तो इसका जो कथन 2 है वो भी गलत हो जाएगा। तो इसमें कोई भी कथन जो है वो सही नहीं है अफ्रीकी महाद्वीप की नदियों के संबंध में। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जेंटीना में स्थित चाको का मैदान प्रसिद्ध है।
अर्जेंटीना में स्थित चाको का मैदान मैदान जो है वो कपास के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। अर्जेंटीना जो दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा देश है और यहाँ पर जो शीतोष्ण घास भूमि पंपास स्थित है। शीतोष्ण घास भूमि पंपास जो है वो अर्जेंटीना में स्थित है, दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना देश में। तो इसमें जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अल्पास पर्वत श्रेणी स्थित है। दक्षिण अल्पास पर्वत माला जो है वो न्यूजीलैंड में स्थित है और इसकी सर्वोच्च चोटी जो माउंट कुक है। अल्पास पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट कुक है। माउंट कुक जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी है। न्यूजीलैंड को जो दक्षिण का ब्रिटेन भी कहा जाता है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, उत्तरी गोलार्ध में तापमान विषमताएं अधिक प्राप्त होती हैं और कारण आर में कहा जा रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में जल भाग की अधिकता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। उत्तरी गोलार्ध में जो है तापमान विषमताएं अधिक प्राप्त होती हैं क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में जल भाग की अधिकता है। इसका कथन और कारण जो है दोनों सही है और कारण जो वो कथन का सही व्याख्या कर रहा है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षोभ मंडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य है। ऑप्शन ए, संवहन धाराएं इसी मंडल में पाई जाती हैं और ऑप्शन बी है जेट स्ट्रीम क्षोभ मंडल में ही प्रभावित होती है और ऑप्शन सी है क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। सभी कथन सत्य हैं ऑप्शन डी में। क्षोभ मंडल के संबंध में प्रश्नगत दिए गए सभी कथन जो हो सही है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, विषुवत रेखा पर कॉरियोलिस बल का प्रभाव अधिकतम होता है और दूसरा कथन है, ध्रुवों पर कॉरियोलिस बल का प्रभाव जो है शून्य होता है। असत्य कथन या कथनों का चयन करें। पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो पवनों का अपनी मूल दिशा में विक्षेपित होना जो कॉरियोलिस बल कहलाता है और ध्रुवों पर कॉरियोलिस बल का प्रभाव जो शून्य होता है जबकि विषुवत रेखा पर जो कॉरियोलिस बल का प्रभाव जो अधिकतम होता है। तो इस प्रकार इसमें कथन एक और दो जो है दोनों कथन जो है सही है। तो इसमें जो ऑप्शन इसमें पूछा गया है कौन सा कथन जो असत्य है, तो इसमें कोई भी कथन जो असत्य नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, चुनूक को हिमभच्ची पवन भी कहा जाता है और कारण आर में कहा जा रहा है कि यह पवन शीतकाल के अधिकतर समय में बर्फ को पिघलाकर चारागाहों को पशुओं हेतु उपयोगी बनाए रखती है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। चुनूक को जो हिमभच्ची पवन भी कहा जाता है क्योंकि यह पवन जो शीतकाल के अधिकतर समय में बर्फ को पिघलाकर चारागाहों को पशुओं हेतु उपयोगी बनाए रखती है और यह जो रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल के सहारे चलने वाली गर्म शुष्क पवन है। तो इस प्रकार इसमें अभिकथन और कारण जो है दोनों सही है और कारण जो है अभिकथन का सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय का निम्नलिखित में से कौन सा प्रादेशिक विभाग सिंधु एवं सतलज नदी के मध्य स्थित है। हिमालय का पंजाब हिमालय क्षेत्र जो है वो सिंधु एवं सतलज नदी के मध्य स्थित है और इसकी लंबाई जो है 500 किलोमीटर है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। हिमालय जो है ये देखो, ये सिंधु है, सिंधु नदी है, फिर उसके बाद सतलज नदी, सिंधु नदी, सतलज नदी, काली नदी, काली नदी और उसके बाद तीस्ता नदी, तीस्ता नदी, फिर उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी और सतलज नदी के मध्य को जो पंजाब हिमालय कहते हैं, पंजाब हिमालय, और सतलज नदी और काली नदी के मध्य को जो कुमाई हिमालय कहते हैं और काली नदी और तीस्ता नदी के बीच के क्षेत्र को जो है वो नेपाल हिमालय कहते हैं, नेपाल हिमालय, और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच के क्षेत्र को जो है वो असम हिमालय असम हिमालय कहते हैं, असम में। तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुड़ी स्थित है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुड़ी जो अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है और इसकी ऊंचाई जो है वो 2695 मीटर है। तो इसका जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुड़ी जो है वो अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है और इसकी ऊंचाई जो है 2695 मीटर है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। और नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी जो है दोदा बेट्टा है जो 2637 मीटर है। दोदा बेट्टा जो है नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। तो इसमें जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप के कौन से दो देश मिलकर आइबेरिया कहलाते हैं? यूरोप के दो देश स्पेन और पुर्तगाल मिलकर जो आइबेरिया कहलाते हैं। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण तथा सुरक्षा संबंधित अधिकार का उल्लेख है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण एवं सुरक्षा संबंधित अधिकारों का उल्लेख जो है अनुच्छेद 29 में किया गया है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। और अनुच्छेद 30 में जो है वो शिक्षा संस्थानों की स्थापना तथा प्रशासन करने की अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार दिया गया है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय पदच्युत किया जा सकता है। और कारण आर में कहा जा रहा है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। अनुच्छेद 148 के अनुसार भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा और उसकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। ऐसा प्रावधान किया गया अनुच्छेद 148 में। अनुच्छेद 148 में ओके। यद्यपि इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, परंतु उसे उसी रीति रिवाज के आधार पर पदच्युत किया जाता है जिस रीति रिवाज से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। तो इसका जो अभिकथन है वो गलत हो जाएगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को जो राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय पदच्युत नहीं किया जा सकता। उसे जो है वो उसी रीति रिवाज के आधार पर हटाया जाता है जिस रीति रिवाज से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। तो इसका जो अभिकथन है वो गलत हो जाएगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो इसमें जो कारण है वो सही है। तो इसमें केवल कारण जो सही है और अभिकथन जो है गलत है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने हेतु न्यूनतम आयु सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है। और दूसरा कथन है, अवकाश प्राप्त के पश्चात उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता। सत्य कथन या कथनों का चयन करें। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन भत्ते एवं पेंशन जो भारत के संचित निधि पर भारित होते हैं। और उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश जो बनने हेतु न्यूनतम आयु सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है संविधान में। तो इसका जो कथन एक है वो सही हो जाएगा। और अवकाश प्राप्ति के पश्चात उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश जो है वो भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता। तो इसका जो कथन दो है वो भी सही है। तो इसमें दोनों कथन जो है सही है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के संबंध में। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का वर्णन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का वर्णन जो अनुच्छेद 263 के अंतर्गत किया गया है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। और इस परिषद का प्रमुख जो कार्य जो है वो केंद्र एवं राज्यों के मध्य समन्वय स्थापित करना है। और अंतर्राज्यीय और राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय परिषद का गठन जो है वो पहली बार 1990 में हुई थी। राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय परिषद का गठन जो है 1990 में किया गया था पहली बार 1990 में। तो इसमें जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 315(2) के तहत दो या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त आयोग की व्यवस्था की गई। संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 215 के तहत जो है दो या दो से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त आयोग की व्यवस्था की गई। और संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो इसका जो ऑप्शन भी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? प्रमुख संप्रदाय और संस्थापक। आजीवक आजीवक संप्रदाय के संस्थापक जो थे वो मखाली गोसाल थे।
तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। और बरकरी संप्रदाय के संस्थापक जो थे वो नामदेव थे, तो इसका जो ऑप्शन बी है वो भी सही सुमेलित हो जाएगा। और धरकरी संप्रदाय के संस्थापक जो थे वो रामदास थे, तो इसका जो ऑप्शन सी है वो भी सही हो जाएगा। रामावत रामावत संप्रदाय के संस्थापक जो थे वो रामानंद थे, ना कि रामानुज। इनके संस्थापक जो थे वो रामानंद थे, रामानंद। ओके। रामानुज जो है वो वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक थे, श्री वैष्णव या वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक थे, वैष्णव। तो इसमें जो ऑप्शन डी है वो सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक फफूंदी जनित रोग नहीं है? दमा, एथलीट फूट, खसरा, गंजापन। खसरा जो है वो एक विषाणु जनित रोग है, ना कि फफूंदी जनित रोग है, तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। और दमा, एथलीट फूट, गंजापान, दाद, ये सभी जो फफूंदी जनित रोग है, तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक एवं वृत्ति पुनर्निर्माण बोर्ड का गठन वर्ष 1981 में किया गया था, इसका उद्देश्य था। औद्योगिक एवं वृत्ति पुनर्निर्माण बोर्ड का गठन जो है वर्ष 1981 में किया गया था, और इसका उद्देश्य जो है वो जीर्ण उद्योग की पुनरुत्थान करना था। जीर्ण उद्योग का जो पुनरुत्थान करना था, इस वजह से औद्योगिक एवं वृत्ति पुनर्निर्माण बोर्ड का गठन किया गया था वर्ष 1981 में। इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, भारत में सर्वाधिक जोतों की संख्या सीमांतर प्रकार की है। और दूसरा कथन है, हरित क्रांति का प्रारंभ तृतीय पंचवर्षीय योजना से माना जाता है। और तीसरा कथन है, भारतीय हीरा संस्थान सूरत में स्थित है। इनमें से कौन सा जो सही है, ये पूछा गया। भारत में सर्वाधिक जोतों की संख्या जो सीमांत प्रकार की है, तो इसका जो कथन एक है वो सही है। और हरित क्रांति का प्रारंभ जो तृतीय पंचवर्षीय योजना से माना जाता है, तो इसका जो कथन दो है वो भी सही है। और भारतीय हीरा संस्थान जो सूरत में स्थित है, तो इसका जो कथन तीन है वो भी सही है। तो इसमें तीनों कथन जो सही है, तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अमीनो अम्ल प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित होता है? अमीनो अम्ल जो टायरोसिन प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित होता है। टायरोसिन की कमी से जो व्यक्ति स्वयं को दुखी एवं सुस्त महसूस करता है, तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? विटामिन और रासायनिक नाम। विटामिन बी फाइव का रासायनिक नाम जो है वो पेंटोथीनिक अम्ल है, पेंटोथीनिक अम्ल है, तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही सुमेलित है। विटामिन बी नाइन का रासायनिक नाम जो है वो फोलिक अम्ल है, तो इसका जो ऑप्शन बी है वो भी सही सुमेलित है। और विटामिन बी ट्वेल्व का नाम जो है वो साइनोकोबालमिन है, तो इसका जो ऑप्शन सी है वो भी सही सुमेलित है। और विटामिन बी टू का रासायनिक नाम जो है राइबोफ्लेविन है, तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। ओके। फ्लूकीविनोन जो है वो, ये जो है फ्लूकीविनोन जो है वो विटामिन के का रासायनिक नाम है, तो इसमें जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक नदी का उद्गम स्थल मैकाल पठार नहीं है? मैकाल पठार जो है वो छत्तीसगढ़ में स्थित है, और इसके पश्चिमी भाग में नर्मदा नदी और उत्तरी भाग से सोन नदी और दक्षिणी भाग से जो महानदी निकलती है, तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। गोदावरी जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, और इसका उद्गम जो महाराष्ट्र के नासिक जिले से होता है, ना कि मैकाल पठार से, तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन है और दूसरे को कारण आहार कहा गया है। अभिकथन है, कान नाक गले के डॉक्टर द्वारा उत्तल दर्पण का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। और कारण आर में कहा जा रहा है कि उत्तल दर्पण जो पास स्थित वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब देता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। नाक कान गले के डॉक्टर द्वारा जो अवतल दर्पण का विशेष रूप से उपयोग किया जाता है, ना कि उत्तल दर्पण का। अवतल दर्पण का उनके द्वारा जो है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है विशेष रूप से, तो इसका जो अभिकथन है वो गलत हो जाएगा।
क्योंकि अवतल दर्पण जो अधिकांशतः वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त कर बनाता है, और जबकि उत्तर दर्पण जो है वो पास स्थित वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब देता है। तो इसका जो कारण है वो भी सही है। तो इसमें कथन जो है, अभिकथन जो है वो गलत है, किंतु कारण जो है सही है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? प्रमुख स्थल अवस्थिति। ओपेरा हाउस, ओपेरा हाउस जो हो सिडनी में स्थित है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही सुमेलित है। काबा, काबा जो मक्का में स्थित है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो भी सही सुमेलित है। ग्रांड कैनान, ग्रांड कैनान जो है वो आरिजोन में स्थित है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो भी सही सुमेलित है। मर्डेका पैलेस, मर्डेका पैलेस जो है वो जकार्ता इंडोनेशिया में स्थित है, ना कि मिस्र में, या जो इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में स्थित है। ओके, ना कि मिस्र में। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, आर्गन गैस विद्युत बल्ब में भरी जाती है, और कारण आर भी कहा जा रहा है कि उसकी उपस्थिति से तंतु की जीवन काल जो है वो बढ़ जाती है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। आर्गन गैस जो है वो विद्युत बल्ब में भरी जाती है, क्योंकि इसकी उपस्थिति से जो है तंतु का जीवन काल जो बढ़ जाता है। जो पहले जो बल्ब होता था, ऐसे बल्ब होता था, ऐसे ऐसे जो एलिमेंट लगा होता था इसमें जो बलता बढ़ता था, उसकी जीवन काल जो बढ़ जाती थी आर्गन गैस की उपस्थिति के कारण। ओके, तो इसमें अभिकथन और कारण जो है दोनों सही है, और कारण जो है अभिकथन का सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, सूर्य का प्रकाश एवं ऊष्मा का स्रोत नाभिकीय संलयन है, और दूसरा कथन है, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। सत्य कथन या कथनों का चयन करें। सूर्य का प्रकाश एवं ऊष्मा का स्रोत जो है वो नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। तो इसका जो ऑफ कथन एक है वो सही हो जाएगा। और हाइड्रोजन बम जो है वो नाभिकीय संलयन पर आधारित कार्य करता है। तो इसका जो कथन दो है वो भी सही है। तो इसमें दोनों कथन जो सही है, तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, स्थलीय परिस्थिति तंत्र में जीव भार का पिरामिड सीधा होता है, और दूसरा कथन है, घास के मैदान में जीव भार का पिरामिड सीधा होता है, और तीसरा कथन है, एक जलीय परिस्थिति तंत्र यानी तालाब में जीव भार का पिरामिड उल्टा होता है। सत्य कथन या कथनों का चयन करें। स्थलीय परिस्थितिकी तंत्र में जीव भार का पिरामिड जो सीधा होता है, जिसका जो कथन एक है वो सही है। और घास के मैदान में जीव भार का पिरामिड जो सीधा होता है, जिसका जो कथन दो है वो भी सही है। लेकिन जलीय परिस्थिति तंत्र में यानी तालाब उलाब में जो जीव भार का पिरामिड जो उल्टा होता है, जिसका जो कथन तीन है वो भी सही है। तो इसमें तीनों कथन जो सही है, जिसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी राज्य की विधानसभा में अधिकतम 500 सदस्य और न्यूनतम जो 60 सदस्य होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इसके अपवाद है? गोवा, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए, चुनिए। अनुच्छेद 170 के तहत जो विधानसभाओं की संरचना का उल्लेख किया गया, विधानसभा की संरचना का उल्लेख जो है वो 170 के तहत किया गया है। ओके, और प्रत्येक राज्य की विधानसभा में अधिकतम जो 500 तथा न्यूनतम जो 60 सदस्य हो सकते हैं, लेकिन गोवा, मिजोरम और सिक्किम इसके अपवाद हैं। इस प्रकार इसमें जो 1, 2 और 3 जो सही हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। गोवा में जो राज्य विधानसभा में 40 सदस्य होंगे, और मिजोरम में भी 40, और सिक्किम में जो 32 सदस्य हैं। तो इसमें जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यय भारत की संचित नीति पर भारित है? पहला कथन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पेंशन, और दूसरा कथन है, राष्ट्रपति का वेतन, और तीसरा कथन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पेंशन। अनुच्छेद 266 के तहत भारत एवं राज्य की संचित निधि एवं लोक लेखा का प्रावधान किया गया है। संसद द्वारा विनियोग विधेयक पारित करके ही कोई धन भारत की संचित निधि से निकालकर व्यय की जाती है। प्रश्न का सभी जो है भारत की संचित निधि पर भारित व्यय है।
इस कारण इसमें जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल के निम्नलिखित प्रशासनिक विभागों में से कौन सा एक फिरोज शाह तुगलक से संबंधित नहीं था? दीवाने बंदगान, दार उल सफा, दीवाने कोही और दीवाने इस्तिहाक। दीवाने कोही जो कृषि विभाग था और यह जो मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित था, ना कि फिरोज शाह तुगलक से। दीवाने कोही का निर्माण जो है वो फिरोज शाह तुगलक से संबंधित है और यह जो है कृषि विभाग था उस समय का। तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? मत संस्थापक, विशिष्ट अद्वैतवाद। विशिष्ट अद्वैतवाद के संस्थापक जो थे वो रामानुजाचार्य थे। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही सुमेलित है। ओके, और द्वैतवाद के संस्थापक जो थे वो माधवाचार्य थे। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो भी सही सुमेलित है। और शुद्ध अद्वैतवाद के संस्थापक जो थे वो वल्लभाचार्य थे। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो भी सही सुमेलित है। तो इसमें सभी कथन जो सही सुमेलित है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, मार्केंडेश्वर मंदिर को विदर्भ का खजुराहो भी कहा जाता है। और दूसरा कथन है, यह मंदिर गुजरात के द्वारका जिले में स्थित है। सत्य कथन या कथनों का चयन करें। मार्केंडेश्वर मंदिर को जो विदर्भ का खजुराहो भी कहा जाता है। तो इसका जो कथन एक है वो सही हो जाएगा। और यह मंदिर जो महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में वैनगंगा नदी के तट पर स्थित है, ना कि गुजरात के द्वारका जिले में स्थित है। यह जो महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में वैनगंगा नदी के तट पर स्थित है। तो इसका जो कथन दो है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल एक सही है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य भारत में स्थित निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी एक सबसे पूरब में स्थित है? महादेव, मैकाल, सतपुड़ा और छोटा नागपुर। मध्य भारत में स्थित प्रश्नगत पहाड़ियों का पश्चिम से पूरब का सही क्रम जो है वो सबसे पश्चिम में सतपुड़ा पहाड़ी है, फिर महादेव पहाड़ी, फिर मैकाल पहाड़ी और सबसे उत्तर में जो सबसे पूरब में जो है वो छोटा नागपुर की पहाड़ी है। तो इसमें पूछा गया सबसे पूरब में कौन सा स्थित है। तो इसमें छोटा नागपुर पहाड़ी जो है सबसे पूरब में स्थित है। तो इसमें जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कोयला क्षेत्र और अवस्थिति। तलचिर कोयला क्षेत्र, तलचिर कोयला क्षेत्र जो है वो महानदी घाट में स्थित है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही सुमेलित है। ओके, और कर्णपुरा, कर्णपुरा कोयला क्षेत्र जो दामोदर घाट में स्थित है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो भी सही सुमेलित है। सिंगरैनी, सिंगरैनी कोयला क्षेत्र जो है वो गोदावरी घाट में स्थित है। तो इसका जो ऑप्शन बी है सी है वो भी सही सुमेलित है। सिंगरौली, सिंगरौली कोयला क्षेत्र जो है सोन नदी की घाट में स्थित है, ना कि नर्मदा घाटी में। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। सिंगरौली कोयला क्षेत्र जो है वो सोन नदी, सोन घाटी में स्थित है। ओके, सोन घाटी में। तो इसमें जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। तो आज के लिए इतने, अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस टेस्ट सीरीज को कंप्लीट करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।